प्राचीन भारत में वैज्ञानिक उन्नति। वर्तमान काल को अनेक व्यक्ति विज्ञान युग के नाम से पुकारते हैं। उनका मत है कि इससे पहले ज़माने में संसार में अंधविश्वास का ही साम्राज्य था और लोग किसी धर्मगुरु या पंडित पुजारी के कथन मात्र से ही चाहे जैसी संभव असंभव बात पर विश्वास कर लेते थे। पर यह मत बहुत सोच विचार कर निश्चित नहीं हुआ है। संसार में अंधविश्वासी और ज्ञानी व्यक्ति सदा से रहे हैं और अब भी वैसी ही हालत मौजूद है। इतना माना जा सकता है कि अब शिक्षा का सार्वजनिक रूप से विशेष प्रचार हो गया है और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ जाने से ज्ञान विचार की चर्चा अधिक सुनाई देने लगी है। पर यदि तात्विक रूप से खोज की जाए तो मालूम होगा कि विज्ञान कोई नई चीज़ नहीं है और आज से कई हजार वर्ष पहले भी लोगों ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा में काफ़ी प्रगति की थी और अनेक चमत्कारी आविष्कार भी किए थे। पर एक बात अवश्य है कि यह प्राचीन वैज्ञानिक उन्नति जिस समय मुख्य रूप से एशिया अथवा पूर्वी देशों में हुई थी, उस काल में यूरोप, अमेरिका के आजकल वैज्ञानिक कहलाने वाले देश घोर अंधकार की अवस्था में पड़े हुए थे। इतिहास लिखने वालों ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि अब से 2-3 हजार वर्ष पहले ही भारत, चीन, मिस्र आदि देशों में कितनी अधिक वैज्ञानिक खोजें हो चुकी थी और किस प्रकार यही देश संसार में प्रधान माने जाते थे। पर इतना अंतर ज़रूर था कि उस समय की वैज्ञानिक प्रगति करने वालों में धर्म और अध्यात्म का भाव भी था, जिससे उन्होंने उसी प्रकार के और उतने ही आविष्कार किए थे जो मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी और कल्याणकारी हों। इसके विपरीत आजकल के भौतिकवादी वैज्ञानिक आत्मा और धर्म से प्रायः नाता तोड़ चुके हैं और उनके आविष्कारों का स्वरूप मुख्यतः व्यापार में नफ़ा कमाने वाला अथवा स्वार्थ सिद्धि का हो गया है। इसी का परिणाम है कि अब स्वार्थ की ओर बढ़ते बढ़ते वे पारस्परिक सर्वनाश के आविष्कार करने लग गए हैं और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि स्वार्थ अंधा होता है। अब से 150-200 वर्ष पूर्व जबकि पश्चिम में विज्ञान की उन्नति विशेष रूप से आरंभ हुई थी, तो उसकी चकाचौंध से अनेक लोग इस भ्रम में पड़ गए थे कि यह कोई अभूतपूर्व चीज़ है और पहले समस्त संसार जंगली ही था। इसी भ्रमपूर्ण धारणा के वशीभूत होकर अनेक पश्चिमी लेखक भारत, चीन आदि पूर्वीय देशों को अर्ध सभ्य या दकियानूसी कहने लग गए थे। यही वह युग था जबकि कुछ लेखकों ने वेदों को गणरीय का गीत कहकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। पर उस समय अन्य न्याय बुद्धि वाले विद्वानों ने इन देशों के साहित्य की खोज की और इस बात को भली भांति सिद्ध कर दिया कि भारत आदि देशों के प्राचीन निवासी सब तरह से सुसंस्कृत तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगतिशील थे। इनमें से एक लेखक ने अपनी पुस्तक में, जो फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई थी, विज्ञान की प्रत्येक शाखा में भारतवर्ष की प्राचीन प्रगति का पूरा विवरण दिया है। उसका सारांश मात्र यहाँ दिया जाता है। दर्शन। प्राचीन हिंदुओं ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के दर्शनों में पूर्ण प्रगति की थी। इनमें पहले की शिक्षा वेदांत शास्त्र में दी गई है, जिसके मूल रचयिता व्यास थे, और दूसरी शाखा का परिचय सांख्य में मिलता है, जिसके आदि प्रचारक कपिल माने जाते हैं। गणित ज्योतिष। प्राचीन भारतवासी विद्वानों ने ही सर्वप्रथम पंचांग की रचना की, राशि चक्र का आविष्कार किया, पृथ्वी की धुरी का स्थान निश्चित किया, ग्रहों की गति का पता लगाया और सूर्य चंद्रमा के ग्रहणों का अध्ययन करके पहले से ही उनका समय बतलाने लगे। गणित। उन लोगों ने दशमलव प्रणाली, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति का आविष्कार किया और नाप जोक के ऐसे पैमाने बनाए जो यूरोप के अब से 200-250 वर्ष पहले ही बनाए गए हैं। प्राचीन ब्राह्मणों ने ही यज्ञ कुंडों और यज्ञ मंडपों का निर्माण करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल और वृत्त तथा उसके व्यासार्ध संबंधी नियम मालूम किए। भौतिक विज्ञान। इस विषय में उन लोगों ने सृष्टि रचना के इस सबसे बड़े सिद्धांत का पता लगाया कि समस्त विश्व एक ही तत्व से रचा गया और उसके नियमों का अध्ययन और अनुभव द्वारा पता लगाया जा सकता है। उन्होंने इस प्रसिद्ध नियम का पता लगाया कि यदि किसी पदार्थ को पानी में डुबाया जाएगा तो उतने ही वजन का पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा।
यूनान के मशहूर गृह निर्माण विशारद आर्किमिडीज ने यह ज्ञान भारतवर्ष से ही प्राप्त किया था। सूर्य सिद्धांत में जो गणना की गई उससे यह पूर्णतया स्पष्ट जान पड़ता है कि ये लोग भाप की शक्ति से भी परिचित थे। रसायन विज्ञान। भारतीय विद्वानों को पानी की बनावट का पता था। वे लोग गंधक, शोरा, नमक आदि का तेजाब बनाना जानते थे। तांबा, लोहा, सीसा, टीन, जस्ता आदि धातुओं को विभिन्न रूपों में बदलकर भिन्न भिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे तूतिया, सफ़ेदा आदि बनाना जानते थे। पारे के संबंध में उनको जितनी अधिक जानकारी प्राप्त थी उतनी आजकल के वैज्ञानिकों को भी नहीं है। वे तरह तरह के बारूदे बनाना भी जानते थे। औषधि शास्त्र। इस संबंध में भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान वास्तव में आश्चर्यजनक था। यहाँ चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा के वे सिद्धांत बहुत पहले निश्चित कर दिए थे जिनका ज्ञान बाद में यूनानियों ने प्राप्त किया। सुश्रुत में रोगों को रोकने वाली कीटाणुनाशक औषधियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है और शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ का वर्णन भी बहुत विस्तार से पाया जाता है। वे लोग पथरी और मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया करते थे। अरब के चिकित्सकों ने इस शास्त्र का ज्ञान विशेषतः भारतीय वैद्यों से ही प्राप्त किया था, जिसका उन्होंने अपने ग्रंथों में उल्लेख भी किया है। इन्हीं अरब चिकित्सकों के ग्रंथों से यूरोप में औषधि शास्त्र का ज्ञान फैला है। व्याकरण। उन्होंने संसार भर में सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत की रचना की, जिससे समस्त पूर्वीय और यूरोपियन देशों के भाषा संबंधी प्रयोगों की जानकारी प्राप्त हुई। काव्य। उन्होंने कविता की विभिन्न प्रणालियों में रचनाएं की और सब में पूर्ण सफलता प्राप्त करके दिखलाई। शकुंतला, उत्तर रामचरित्र, सारंग आदि सैकड़ों ऐसे नाटक वहाँ रचे गए हैं जिनका मुकाबला किसी यूरोपियन भाषा के नाटक नहीं कर सकते। उनके काव्य और महाकाव्य भी अद्वितीय हैं। इसके लिए पाठक केवल मेघदूत को पढ़कर ही उनकी श्रेष्ठता का अनुमान कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य की कहानियों की नकल संसार की सब भाषाओं में की गई है। संगीत। इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि गान विद्या के मूल 7 स्वरों का आविष्कार भारतीयों ने ही किया था। उन्होंने बहुसंख्यक राग रागनियों की रचना भी की है। गृह निर्माण। इस विद्या में उन्होंने इतनी अधिक कला प्रदर्शित की है कि हम उससे अधिक की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर तरह के बड़े से बड़े गुंबज, ऊंचे ऊंचे शिखर, मीनारे, पर्वताकार विशाल मंदिर, हजारों मन की बड़ी बड़ी शिलाओं से बने किले, कोट, दुर्ग वहाँ पर सदा से बनते रहे हैं, जिनका निर्माण करने की चतुराई देखकर आधुनिक इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। प्राचीन हिंदू सभ्यता ने जो उच्च स्थिति प्राप्त की थी, यह उसी का एक छोटा सा विवरण है। वर्तमान युग के सभ्यता के ठेकेदार बनने वाले भी रचनात्मक दृष्टि से इससे बढ़कर कृतित्व नहीं दिखला सकते। यह बात दूसरी है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते रहें और संकीर्ण मनोभावों के कारण इस प्राचीन जाति की संस्कृति को उचित सम्मान देने में आनाकानी करें। पर सौभाग्यवश अब फिर से यह जाति सचेत हो गई है और अपने प्राचीन गौरव का अनुभव करने लगी है, इसलिए यह फिर संसार में अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेगी, इसमें संदेह नहीं। अखंड ज्योति, फरवरी 1959, पृष्ठ संख्या 32, 33, 34। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।